नमस्कार मित्रों, विद्यार्थियों, साथियों। आपका एम स्टडी डिजिटल परिवार में हमारे बीच में पधारे बहुत खास शख्सियत, विशेष प्रतिभा के धनी, ओजस्वी वक्ता और विद्यार्थियों के मार्गदर्शक पंकज ओझा जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और जितने भी श्रोता हैं उनका भी आभार और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। लीजिए साहब, आज एम स्टडी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चाय की शैक्षणिक परिचर्चा के इस दौर में हमारे बीच में पधारे हैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी पंकज ओझा जी। आप पूरे विश्व के अंदर रिकॉर्डों के आधार पर जाने जाते हैं। काफी हद तक अधिकांशतः व्यक्ति आपके प्रतिभा से बहुत प्रेरित हैं। तो आज उन प्रतिभाओं से, आपकी विशेष जो कार्य किए हैं उनसे रूबरू होने के लिए हमारे बीच में है। तो मैं अभिनंदन की इस कड़ी में आप लोगों के बीच में श्रीमान जी का अवगत करवाता हूं और श्रीमान जी को आपका मार्गदर्शन करने के लिए और आपको पथ प्रदर्शन के लिए, प्रतियोगी दौर में आपको किस प्रकार से संघर्ष करना चाहिए, इस प्रकार के मार्गदर्शन के लिए हमारे बीच में है श्रीमान। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आज आप सभी जानते हैं कि प्रतिस्पर्धा का दौर है, युग है, और इसमें वही जीतेगा जैसा डार्विन ने कहा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यदि आप श्रेष्ठ हैं, आप यदि बेस्ट हैं, और संविधान में भी कहा गया है, मूल कर्तव्य जब आप पढ़ते हैं, आखिरी कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वो राष्ट्र के लिए सर्वश्रेष्ठ बनने का भार ग्रहण करे। तो हमारा दायित्व है कि हम अच्छा बनने का कोशिश करें। इस बारे में आज चर्चा करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो सर से मैं जानना चाहूंगा कि आखिरकार आप आज एक अच्छे पद पर हैं, तो हमारे विद्यार्थियों के भी जहन में रहता है कि हम किस प्रकार से इस प्रकार के पद तक पहुंचे, हमें किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, प्रतियोगिता के दौर में हम किस प्रकार से सफलता हासिल करें। तो आपका मार्गदर्शन सर इसके लिए। जीवन में मेरा मानना है कि दो तीन तरह की सोच होती है। आदमी दो तीन तरह की सोच लेकर के चलता है। एक तो ये सोच लेकर के चलता है कि मुझे अपना जीवन यापन करना है, अपना और अपने परिवार का पेट भरना है। दूसरा ये सोच लेकर के चलता है कि मैं न सिर्फ अपना भविष्य संवारने के अलावा बल्कि देश और राष्ट्र और अपने परिवार के लिए मैं क्या योगदान कर सकता हूँ, उसके लिए यदि सोच लेकर के चलता है, परमात्मा भी उसका साथ देता है। तो आप अगर स्टडी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स में हैं, तो आप सबसे पहले तो फोकस्ड हो। ये सोचें कि हमें अपने लिए ही नहीं है, हमारा जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि हम केवल अपना जीवन यापन कर लें। हमारा जन्म देश, राष्ट्र, परिवार, समाज और जो मानवता है। कोरोना काल में आपने देखा ही होगा कि सारी चीज़ें ध्वस्त हो गई। जिनमें मानवता थी वही काम करते रहे, वही चैरिटी वर्क करते रहे, और अब भी जो चैरिटी वर्क करने वाले हैं, वो जो वैक्सीन आने वाली है उसमें पैसा लगाने वाले हैं ताकि गरीबों को कम से कम पैसे में वो पहुंच सके। तो जो इस उद्देश्य को लेकर के चलता है कि मुझे अपने लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए करना है, अगर कोई इस उद्देश्य को लेकर के चलेगा तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। फोकस्ड होना चाहिए आदमी को कि मुझे ये काम करना है तो करना ही है। आप टारगेट बनाएं सबसे पहले कि आपका टारगेट क्या है। जब आपका टारगेट निश्चित होगा, उसके बाद आपके रास्ते बनेंगे। आपको कई सारे इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, इस तरह के रास्ते अपने आप मिलेंगे कि आपको लगेगा कि ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि ये भी सहायता मुझे मिल सकती है। देवीय सहायता आपको प्राप्त होती है। तो सबसे पहले निश्चित करें आपके लक्ष्य को कि आपका लक्ष्य क्या है, स्वयं या स्वयं के साथ समाज भी। वो तय करके फिर आप देखें कि जिस रास्ते पर आप जाना चाहते हैं, जिसका आप चयन करना चाहते हैं, वो चीज़ क्या है, उसको समझने की कोशिश करें। वो समझने के बाद आप ये देखें कि इसमें सफल होने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उन सब चीज़ों का चुनाव करें, श्रेष्ठ चीज़ों का चुनाव करें, अपनी एक सही रणनीति बनाएं कि हाँ मुझे इस रणनीति के साथ जाना है। और उसमें केवल सफलता के लिए ना करें आप काम, आप ये करें कि मैं अपना सर्वोत्तम दूंगा इसमें और मैं सर्वोत्कृष्ट स्थान पर आने की कोशिश करूंगा। तब आपको दिक्कत नहीं होगी। आप जो चाहेंगे वो होगा ही, कोई रोक ही नहीं सकता आपको। बिल्कुल सर, आपने सुझाव दिया कि सर्वोत्तम बनने के लिए प्रयास करें,
अपने लिए नहीं बल्कि सामाजिक रूप से अपने आप को संवारने की कोशिश करें, आगे बढ़ने के लिए मेहनत करें, लगन के साथ में लगे रहें। तो सर मैं आपका वो जीवन जानना चाहता हूँ जब आप छात्र थे और किस प्रकार से आपने अपनी तैयारी को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाया और इस मुकाम तक आप पहुंचे हैं। थोड़ा विद्यार्थियों को आवश्यकता है इस चीज की। मैं भी आप ही की तरह से गुजरा। मेरे भी मदर फादर एक सामान्य सरकारी स्कूल में टीचर्स थे, बड़े आदर्शवादी। तो हमने भी एक ख्वाब देखा था कि कहीं न कहीं जाकर के और हम भी समाज के लिए योगदान करें। तो बहुत कम हमारे संसाधन थे, बहुत कम रिसोर्सेज थे। उन रिसोर्सेज को हम अच्छे से करते थे। बस ये था कि जो भी करना है वो अच्छे से करना है। अपनी टेक्स्ट बुक का खुद पढ़ते, नोट्स बनाते, टीचर्स के साथ मार्गदर्शन करते, उनसे डिस्कशंस करते और उनके इनपुट्स लेते, अपने मित्रों के साथ में राय करते थे, चर्चा करते और कोशिश की कि सेल्फ स्टडी करते हुए भी अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते रहे हैं, देखते रहे हैं कि बाज़ार में क्या हो रहा है। पुराने सालों में जो क्वेश्चंस हैं उनके पैटर्न किस तरह से लगातार बदलते रहे। पहले क्वेश्चंस किसी और तरह से आते थे, फिर क्वेश्चंस किसी और तरह से चेंज होने लगे, फिर उसके बाद में कुछ और नए इनोवेशंस आ गए। बाज़ार में मटेरियल चेंज होता रहता है, क्वेश्चंस का आंसर करने की अलग तरह की स्ट्रेटेजी प्लान करनी होती है। आपको ये तय करना होता है कि मुझे एक क्वेश्चन का उत्तर कितने शब्दों में देना है, उसमें क्या क्या चीज़ें डालनी है, क्योंकि मटेरियल आपके पास जब आप करने लगते हैं ढेर सारा हो जाता है। तो उसको कंसाइज कैसे किया जाए। जैसे मान लीजिए आपका एक 2 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल, कि भारत को आज़ादी कब प्राप्त हुई थी। अब आपके पास समय की भी सीमा है कि 3 घंटे में आपको इतने सारे सवाल करने हैं। अब आप ये लिखना शुरू कर दें कि भारत गुलाम था, अंग्रेज़ों से गुलाम था और 15 अगस्त 1947 में अंग्रेज़ों ने घोषणा की थी कि हम भारत छोड़ के चले जाएंगे और फिर 15 अगस्त 1947 को गए। तो आपने अपना समय भी बर्बाद किया, शब्द भी बर्बाद किए। अगर आप 15 अगस्त 1947 भी लिख देते तो भी आपको 2 में से 2 ही मिलने थे। तो इस तरह से आपको प्लान करना होता है कि आपका उत्तर आपको कैसे लिखना है, भाषा आपकी कैसी होनी चाहिए, जितने शब्दों में वो पूछा गया उतने शब्दों में करना है, आपको समय सीमा को प्लान करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको प्लान करनी होती है। इसके लिए होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटिशन करें, प्लान करें कि किस सब्जेक्ट में आपकी कमजोरी है, उस सब्जेक्ट पे आप कोशिश करें कि ये कमजोरी आप पे हावी नहीं हो जाए, उस कमजोरी को दूर करने की कोशिश करें। जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है उसमें आपका कम से कम ये स्ट्रेटेजी हो कि इसमें मेरे 100 में से 100 नहीं तो हाईएस्ट मार्क्स लाऊं मैं, ताकि किसी एक सब्जेक्ट में अगर कम आ रहा है तो वो उसमें कवर हो जाए। जीके है, जीके लगातार चेंज होती रहती है। एक स्टेबल जीके है जो कभी बदलती नहीं, हिस्ट्री, पॉल साइंस, ये ज्योग्राफी, तो ये लगातार आपके टिप्स पे होना चाहिए। सीबीएसई की बुक्स आप पढ़ सकते हैं, इसके लिए पूरा सेट 9, 10, 11, 12 का। हम 9, 10, 11, 12 की जो भी बुक्स थी वो सारी हमने 2-3 बार गो थ्रू है, हमारा उसमें नॉलेज हो गया। साइंस बैकग्राउंड से था मैं, तो साइंस में ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन हमारी ये इच्छा थी कि भाई साइंस में अगर हमारा साइंस बैकग्राउंड है तो इसके तो सारे मार्क्स हम लेके आए। इसके अलावा इकोनॉमिक डेटा है, आरबीआई की रिपोर्ट्स हैं, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स हैं, प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट्स हैं, जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट क्या है। तो अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं कि इससे जी चुराते हैं, वो जनरल स्टडी उनकी बाकी हो जाएगी लेकिन इकोनॉमिक डेटा वगैरह उनका अपडेट नहीं होता। लेकिन आप उसमें अपडेट रहते हैं, आप औरों से बहुत आगे हो जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन में अगर आपके 5 या 7 या 10 नंबर भी बढ़ते हैं तो आपका स्थान बहुत ऊपर हो जाता है। जी बिल्कुल, सर ने बताया कि ओवरऑल तैयारी करनी चाहिए, प्लानिंग के तहत तैयारी करनी चाहिए और लगातार तैयारी करनी चाहिए। और तैयारी का परिणाम ये होता है कि सफलता निश्चित होती है, निश्चित मिलती है। तो मैं सर से जानना चाहूंगा कि आप राजस्थान प्रशासनिक सेवा में आज वरिष्ठ अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं और आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए हैं। तो सर मैं आपकी जुबान से जानना चाहूंगा कि कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं जिससे कि हमारे विद्यार्थी, प्रतियोगी विद्यार्थी मार्गदर्शन लेंगे और वो प्रेरित होंगे। जी सर। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब आपका और आपकी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपकी एम स्टडी की जो टीचर्स की टीम है, टेक्नोक्रेट्स की टीम है, निःशुल्क तरीके से राजस्थान के विद्यार्थियों को, गरीब विद्यार्थियों को, जो कई तरह के छोटे परिवारों से, अल्प आय के परिवारों से आते हैं, उनके लिए आप इतनी महत्वपूर्ण बुनियादी
जो सहायता है वो उनके उपलब्ध करा पा रहे हैं। अब आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा जी कि शुरू से मन में था कि जहाँ भी रहें वहाँ कुछ नया कर सकते हैं और ये स्कोप हर जगह है। लेकिन हुआ क्या है कि अब हम लोग बड़े आराम तलब टाइप के हो गए। जी जी हम चीज़ों को अगर देखते हैं तो भी देख के इग्नोर करते हैं। तो हमने हमेशा अपने आप को जीवंत रखा। जी नौकरी में आने के बाद भी, जैसे आरएस में आने के बाद भी मैंने एमबीए किया, डॉक्टरेट इन नेचुरोपैथी की, और भी बहुत सारे मैं करता रहा। फिर जो हमारी प्राच्य विद्याएं हैं, गीता भागवत, ये उनको भी पढ़ा, क्लासेस में भी गए, सब तरह से किया। तो ये इच्छा थी कि कुछ ऐसा करें कि राजस्थान का और ख़ासतौर से जयपुर का नाम रोशन हो। जी 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 तो सबसे पहले 2010 में मैंने दुनिया का सबसे बड़ा चाकू बनाया था, जिसकी लंबाई 17 फीट 3 इंच और वजन 45 किलो था। क्या बात तो है। वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। उसके बाद नौकरी में रहते हुए जब मैं RAA कोटा था, कोटा जी और बूंदी 2 जिले थे, तो किसानों की समस्याओं से मैं बड़ा विचलित हुआ कि किसान की उपज का पैसा उसे नहीं मिल रहा है, टमाटर उसे फेंकने पड़ रहे हैं, लहसुन अगर उपजा लिया है तो उसका भाव नहीं मिल रहा, सरकारी खरीद नहीं हो रही है। अब किसान बड़ा परेशान था, तो मन बड़ा व्यथित होता था उनकी समस्याएं देख के। पटवारी उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है, तहसील में उसके काम नहीं हो रहे हैं, कोर्ट में केस चल रहा है तो उस पर तारीखें की तारीखें पड़ रही है, 20-20 साल तक फैसले नहीं हो रहे। जी तो मैंने इस बात को देखा और एक बार मैंने एक ही दिन में 45 फैसले किए। फिर मुझे लगा कि अभी तो और स्कोप है। हालांकि बार एसोसिएशन को मनाना, वकीलों को मनाना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि उनको बहस के लेवल तक फैसलों को लाएं। जी फिर हमने एक दिन में 107 फैसले किए ज़मीनों के। फिर वो एक बड़ी तहलका मचा और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। फिर एडीएम सिटी रहते हुए देखा कि वहाँ भी फाइलों के अंबार लगे हुए थे। तो मैंने देखा कि भाई इतने जो ख़त्म हो जाने चाहिए थे, जिन पे डिसीजंस हो जाने थे, वो क्यों नहीं हुए। तो 321 सीआरपीसी के फैसले एक बार में किए, वो रिकॉर्ड बना। फिर उसको खुद ही तोड़ा, 381 फैसले एक बार में किए, वो भी रिकॉर्ड बना। फिर 174 सीआरपीसी के हमारी कोर्ट में 2012 से फैसले पेंडिंग थे जो 2018 तक, तो इकट्ठे किए। लगा कि ये क्यों पेंडिंग है, बड़ी मेहनत की, स्टाफ भी नहीं था, जी एक ही बाबू, जी पुराना कंप्यूटर, जी तो कभी हैंग हो जाए क्या हो जाए। 5 महीने हमने मेहनत की। 5 महीने में हालांकि हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो हमारे कलेक्टर श्री गौरव गोयल साहब और दूसरे लोग थे, सबका उसमें सहयोग मिला। तो 5 महीने की मेहनत के बाद हमने एक दिन में 895 फैसले एक दिन में किए। तो बड़ा तहलका मचा और गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में वो दर्ज हुआ। वो लोग आए तो वो भी आश्चर्य में रह गए कि कोई इतने फैसले एक दिन में कैसे कर सकता है। साथ ही हमारे RAA कोर्ट के जो सारे फैसले थे राजस्थान में सबसे पहले ऑनलाइन किए, कहीं से भी कोई भी आदमी उसकी नकल ले ले। इस तरह के नवाचार किए। फिर मैं सवाई माधोपुर में एडीएम था, तो चुनाव आए अभी 2019 के लोकसभा के। जी तो 29 अप्रैल को चुनाव होने थे और उस दिन 42 डिग्री टेम्परेचर था। जी वीवीपैट मशीनें 32 डिग्री बाद काम करने में स्लो हो जाती है। तो लगा कि यहाँ क्या किया जाए कि मशीनें सही तरीके से काम करे। तो मैंने स्कूल में और जगह पंचायत में जाकर के उनसे कहा भाई आप एक कूलर लगा देना, किराए पे ले आना, एक दिन के लिए 50 रुपये ही तो किराया लगेगा। इस तरह से मैंने पूरा एक उपखंड में करवा दिया। तो हमारे कलेक्टर साहब थे SP सिंह साहब, जी तो उन्होंने कहा कि आप पूरे ज़िले में करिए ये काम। तो हमने 1.5 दिन के अंदर पूरे ज़िले के जितने पोलिंग बूथ थे सब पर हमने कूलर्स लगा दिए। उसका फ़ायदा ये हुआ, एक तो पोलिंग पार्टी को आसानी हो गई, वीवीपैट मशीनें ठंडी रही। तो गंगापुर सिटी में तो एक भी विधानसभा क्षेत्र में एक भी मशीन खराब नहीं हुई। जी और सवाईमाधोपुर जिला देश का एकमात्र ऐसा जिला बना जहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें सबसे कम खराब हुई। ये हमारा एक नया नवाचार था। तो इस तरह यदि आप कहीं रहते हैं, अपडेट रहते हैं, आपके मन में ये रहता है कि हमें कुछ करना है, तो आप कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने देखा कि एक बार 2-3 गोल्ड मेडलिस्ट लड़कियां थी जूडो में, जी और उनके OBC के प्रमाण पत्र नहीं बन रहे थे। तो मुझे लगा कि ये बच्चे पढ़े लिखे हैं, इनकी नौकरी का सवाल है, इनका समय से नहीं बनेगा। उसमें कई सारी बाधाएं थी। उनको 23 फरवरी तक जैसे जमा कराना था, लेकिन सरकारी सिस्टम से चलें तो मई तक भी नहीं बनता। जी तो बड़ी माथापच्ची करके हमने 5 दिन में 1600 जो OBC प्रमाण पत्र का बैकलॉग था वो ख़त्म कराया।
उनका बनवाया, फिर उनकी नौकरियां लगी, वो आज भी बच्चे धन्यवाद देते हैं। तो इस तरह आप अलर्ट रहते हैं, दूसरों के लिए करने की आपके मन में रहती है तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आप इनोवेटिव हैं और इनोवेटिव विचारधारा आपके जहन में है, तो हमारे विद्यार्थी जो हैं आपसे बहुत प्रेरणा लेंगे, अभिप्रेरित होंगे। और मैं तो ये चाहूंगा कि सर, जिस प्रकार से आपने डिफरेंट रहते हुए डिफरेंट तरीके से कार्य किए हैं, उसी प्रकार से डिफरेंट यदि प्रतियोगी विद्यार्थी भी चलते हैं और करते हैं तो मुकाम तक अवश्य पहुंचते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप एक डिफरेंट वे में चलते हैं तो आपके सामने बहुत सारी बाधाएं आती हैं, समस्याएं आती है, तो उनका निराकरण किस प्रकार से करते हैं? क्योंकि प्रतियोगी विद्यार्थियों के सामने बहुत सारी बाधाएं होती है, सामाजिक बाधा है, पारिवारिक है, उनके आर्थिक बाधा है, तो वो किस प्रकार से उनका सॉल्यूशन कर सकेंगे? मेरा मानना यह है कि कोई भी बाधा इंसान के हौसले से ज़्यादा नहीं है जी। कभी मैंने 2 लाइनें लिखी थी, वो आप लोगों को भी भेंट कर देता हूँ कि कुछ तो बात है हम में कि हम सबसे अलग दिखते हैं, लोग जहाँ ख़त्म करते हैं हम वहाँ से शुरू करते हैं। तो बाधाएं तो अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, जी। उनसे ज़्यादा आपके जीवन में होंगी नहीं कि दिन में लकड़ी काटो, बाजार में बेचो, रात को लैंप पोस्ट के नीचे पड़ो, 17 बार आप चुनाव लड़ो, आप फिर हार जाओ, फिर भी आपका हौसला नहीं टूटे, उतनी बाधाएं आपके तो नहीं है। जी। तो आप हौसला बनाए रखें, बाधाएं जो हैं आती हैं रास्ते में, उनको चुनौती की तरह लें। ये आई है तो अब इस पे हम सवारी करेंगे, बाधा आप पे सवारी ना करें, उनके रास्ते ढूंढें। आपके अच्छे मित्रों से आप डिस्कशंस करें, आपके अच्छे मेंटर हैं उनसे कर सकते हैं, जैसे एम स्टडी से आप जुड़े हुए हैं, इनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं मैसेज के द्वारा किसी भी तरह से, तो आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा। और निश्चित रूप से जब बाधाओं से लड़के आप निकलेंगे तभी तो आप खरा सोना बनेंगे। जी। तो मैं सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि सर का विशेष जो योगदान रहने वाला है वो रहने वाला है आरएस इंटरव्यू के विद्यार्थियों के लिए। तो समय समय पर सर का मार्गदर्शन उन विद्यार्थियों के लिए विशेष रहने वाला है जो आरएस इंटरव्यू फेज में है। तो मैं सर से आग्रह करूंगा कि आप समय समय पर एम स्टडी डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टूडियो में पधार करके और प्रतियोगी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन दें। और सर ने जिस प्रकार की एक मिसाल कायम की है, वर्ल्ड रिकॉर्ड और गिनीज बुक में अपना नाम लिखवाया है, उसी प्रकार प्रतियोगी विद्यार्थियों में आपको बता दूं कि एम स्टडी आप लोगों के लिए बेहतरीन कल के लिए प्रयास कर रही है, उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास कर रही है। तो आप हमारे से जुड़ करके हमारे चाय की शैक्षणिक परिचर्चा के अंदर आने वाले विशेष मेहमानों के विशेष योगदान, सराहनीय कार्यों से आप अभिप्रेरित होकर के अपने जीवन को संवारें। और हमारे पंकज ओझा जी ने अपना समय निकाल करके आज प्रतियोगी विद्यार्थियों को जो मार्गदर्शन दिया है, और आप लोग अभिप्रेरणा प्राप्त करके और कुछ कर गुजरने की आपने ठानी है, उसके लिए मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं सर से आज का अंतिम प्रश्न करता हूं कि हमारे प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए आपका क्या कहना रहेगा? नर हो न निराश करो मन को। जी। दिनकर जी ने पंक्तियां लिखी थी कि विपदाएं दूध पिलाती है, लोरी आंधियां सुनाती है, तू स्वयं तेज बहकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। प्रयास करते रहिए, मंजिल एक दिन आपके कदमों में जरूर आएगी। और मेरा मानना है कि आप जो सोच रहे हो उससे बड़ी मंजिल आप फतेह करोगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। दृढ़ मेहनत लगन के साथ लगे रहो आप। जी। तो नमस्कार सर, आपका स्वागत है।